हेलो स्टूडेंट्स, एक बार मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ अपना चैप्टर छंद को लेकर के। तो आज मैं आपको छंद के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। छंद यानी कि छंद की परिभाषा पहले मैं आपको बताऊँगी। परिभाषा है क्या? वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक आदि का ध्यान रखते हुए जिस काव्य की विवेचना की जाती है उसे छंद कहते हैं। वर्ण और मात्रा के आधार पर छंद दो प्रकार के होते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? जहाँ पर वर्ण यानी कि वर्णों को, मात्राओं को यति में रुकना, गति में चलना, तुक आदि यानी तुकबंदी जो होती है, राम श्याम सीता गीता, या तुकबंदी यानी कि जाना सोना खाना, जो तुकबंदी होती है वह आदि का ध्यान रखते हुए जिस काव्य की विवेचना की जाती है, जिस काव्य की रचना की जाती है उसे छंद कहते हैं। वर्ण और मात्रा के आधार पर छंदों को दो प्रकार में बांटा गया है। नंबर एक होते हैं मात्रिक छंद और दूसरे होते हैं वर्णिक छंद। मात्रिक छंद क्या कहलाते हैं? यानी कि आपको जैसे कि नाम से ही विदित हो रहा होगा कि मात्रा के आधार पर, वे छंद जिनकी रचना मात्राओं के आधार पर होती है। इसमें वर्णों के लघु गुरु के क्रम का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता है। इन छंदों के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। कहने का तात्पर्य एक बार देख लीजिए, वे छंद जिनकी रचना मात्राओं के आधार पर होती है, यानी कि उसमें मात्राएं होती हैं, उसमें लघु और गुरु के क्रम का ध्यान ज़्यादा नहीं रखना पड़ता है। इन छंदों के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या निश्चित होती है, यानी कितनी मात्रा हैं वो आपको उसमें संख्याएं निश्चित होती हैं। वर्णिक छंद कौन से कहलाते हैं? वर्णिक छंद वे छंद हैं जिनकी रचना वर्णों की गणना के आधार पर की जाती है। वर्ण यानी कि जो कि अक्षरों की गणना के आधार पर की जाती है। वर्ण और मात्रा छंद के तत्व, यानी कि इनके तत्व क्या क्या हैं वो आप देख लीजिए एक बार। वर्ण से तात्पर्य अक्षर, जैसे वर्ण जैसे कि आपको पता है अक्षर क, ख, ग, घ आदि। एक बार देख लीजिएगा इसको, ये लिखे हुए हैं देखिए इसमें। जैसे वर्ण से तात्पर्य क्या हो गया आपका? का, खा, ग, घा आदि। मात्रा से तात्पर्य उच्चारण में लगने वाले समय की मात्रा से होता है, यानी कितना समय लग रहा है मात्रा से तात्पर्य उसके बारे में बताया जाता है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, लघु वर्ण और गुरु वर्ण। मैंने आप देख लीजिए एक बार, यानी कि लघु कहते हैं इसको, और गुरु वर्ण किसको कहा जाता है? यानी कि इसको, और इसकी मात्रा एक होती है, यानी कि जो ये आपका लघु है इसकी मात्रा एक मानी जाती है, और जो गुरु होता है उसकी मात्रा दो के बराबर मानी जाती है। इसकी मात्रा कितनी हो जाती है? ये एक मात्रा के बराबर होता है, और ये आपका जो है गुरु ये दो मात्रा के बराबर माना जाता है। तो दो प्रकार के होते हैं, लघु और गुरु। गुरु वर्ण के उच्चारण में लघु की अपेक्षा दूना समय लगता है, यानी कि जो गुरु होता है यानी कि जो 2 नंबर वाला होता है उसमें लघु की अपेक्षा दुगना समय लगता है। जैसे कमला में 3 वर्ण हैं, कमला में 3 वर्ण हैं, कौन कौन से? क, म, ला, ठीक है। तो जिसमें क, म लघु वर्ण है, ये आपके लघु वर्ण है, किंतु ला में आ की मात्रा लग जाने से ये गुरु वर्ण हो जाता है। इसलिए मात्राओं की गणना करते समय लघु वर्ण के लिए एक मात्रा और गुरु वर्ण के लिए 2 मात्रा मानी जाती है। गुरु वर्ण के लिए 2 मात्रा मानी जाती है। लघु का संकेत वन और गुरु का संकेत यानी कि उसका लघु का संकेत जो है, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि लघु का संकेत ये हो गया और गुरु का संकेत ये हो गया। इसके लिए एक मात्रा है और इसके लिए 2 मात्रा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। दीर्घ स्वर वाले वर्ण, अब ये लगते कहाँ कहाँ पे हैं, लघु कहाँ पे लगेगा और गुरु कहाँ पे लगेगा, उसके बारे में थोड़े से कुछ पॉइंट्स हैं, उनको आप अब देख लीजिए और इनको ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप इनको ध्यान में नहीं रखेंगे तो आपकी कहीं ना कहीं गलती हो सकती है। दीर्घ स्वर वाले वर्ण कौन से होते हैं? जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ, ये आपके दीर्घ स्वर वाले वर्ण हैं। जैसे आम में आ गुरु है और माँ लघु वर्ण है। नंबर 2, संयुक्त वर्ण से पूर्व के वर्ण, यानी कि अब ये बहुत ही अच्छी बात है, इसमें थोड़ा सा देखिएगा इसको। संयुक्त वर्ण यानी संयुक्त वर्ण कौन सा हुआ आपका? यानी कि इसमें अवलंब दिया हुआ है, ठीक है। संयुक्त वर्ण से पूर्व के वर्ण, जैसे अवलंब में
अम्ब, मम्ब लिखा हुआ संयुक्त वर्ण है, म और वा, आधा म और वा संयुक्त वर्ण है। इससे पूर्व का क्या है, ये आपका ला दिया जा रहा है। इससे पूर्व में क्या दिया हुआ है, ला। अब अवलंब, तो इसके पूर्व का वर्ण ला जो होगा वो आपका गुरु मान लिया जाता है। अ ब द लघु वर्ण होंगे, ठीक है। अ ब और ब ये आपके कौन से हो जाएंगे, ये आपके लघु वर्ण होंगे, बट आपका ला जो है वो जो है गुरु मान लिया जाएगा। अनुस्वार वाले वर्ण कौन से होते हैं, जैसे बंदर, अनुस्वार में बंदर लगता है। अनुस्वार और अनुनासिक, इसको कहते हैं आपने देखा होगा, इसको हम क्या कहेंगे, ये अनुनासिक होता है। और अनुस्वार कौन सा कहलाता है, जो डॉट लगी होती है, ये आपका अनुस्वार कहलाता है। ये अनुस्वार है और ये आपका अनुनासिक है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो संयुक्त वर्ण से अनुस्वार वाले वर्ण जैसे बंदर, संयम, ये क्या है आपके अनुस्वार वाले वर्ण होते हैं। में बा और सा दोनों गुरु वर्ण हो जाते हैं। यानी कि बंदर, बंदर में आप किस तरीके से लिखेंगे, जैसे कभी कभी हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, अंक की बिंदी यानी कि अनुस्वार लगा लेते हैं, तो ये बंदर हो गया। अब जब ये बंदर हो जाएगा यहाँ पे, तो इसमें हम इसको लघु गुरु मानेंगे, और ये आपका लघु हो गया, ये भी आपका लघु हो गया, क्योंकि यहाँ पे अनुस्वार लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन जब चंद्रबिंदी अगर कहीं पे लगी होती है, उसको हम लघु ही मानते हैं। उसी तरीके से संयम दिया हुआ है, संयम, संयम में आपका क्या हो जाएगा, संयम में अंक की बिंदी यानी कि अनुस्वार लगा हुआ है, ये आपका गुरु हो जाएगा या लघु हो जाएगा, और माँ भी आपका लघु हो जाएगा। तो जैसे अवलंब, ये अनुस्वार वाले वर्ण जैसे बंदर, संयम में व और सा दोनों गुरु वर्ण है, किंतु चंद्र बिंदु वाले वर्ण लघु ही होते हैं। जैसे कहूँ में हूँ लघु ही है। विसर्ग युक्त वर्ण कौन से होते हैं, विसर्ग युक्त वर्ण जैसे दुख में दुहु, विसर्ग युक्त वर्ण दुख में दुहु गुरु वर्ण हो जाता है। हलंत वाले अथवा अर्ध वर्ण नहीं गिने जाते हैं। हलंत वाले यानी जिसमें व्यंजन जिसको कहते हैं हलंत, कोई भी शब्द अगर हम लिखते हैं, ये आपका इस तरीके से जो लगा दिया जाता है, ये आपका हलंत कहलाता है, ठीक है। आपने देखा होगा ये हलंत जो लगता है, ये यानी कि आधा चा है, ये हलंत लगा हुआ है, ये आधा का के बराबर माना जाता है। तो हलंत वाले अथवा अर्ध वर्ण नहीं गिने जाते हैं। यानी किसी में अगर हलंत वर्ण लगा हुआ है तो वो आपका इंक्लूड नहीं किया जाता है, या आधा वर्ण है वो काउंट नहीं किया जाता है। उसके पहले वाला वर्ण गुरु हो जाता है, यानी कि इससे पहले पूर्व में जो भी वर्ण आएगा, यहाँ पे जो वर्ण आएगा वो पूरा गुरु मान लिया जाता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, इसमें ये दिग दिया हुआ है, दिग, इसमें आधा गा दिख रहा है, गा जो है वो आधा है। दर्शन में दी और द गुरु वर्ण हो जाएंगे, ठीक है। दिग दर्शन, दिग दर्शन में दी और द आपके क्या हो जाएंगे, दिग में आधा गा है तो दी आपका छोटी ई की मात्रा है, तो वैसे देखा जाए इसमें गुरु ही आएगा, छोटी ई की मात्रा के होने के नाते, लेकिन आधा गा इंक्लूड हो रहा है, इसलिए हम इसको गुरु मानेंगे, इसको गुरु मानेंगे। इसी तरीके से दर्शन, रा जो है शा के ऊपर लगा हुआ है, इसलिए हम इसको भी हम दा को क्या मानेंगे, क्योंकि रा इससे जो जस्ट तुरंत पहले दा आया है, तो इसलिए हम दा को भी गुरु ही मानेंगे, ठीक है। तो एक बार आप जरूर इसको देख लीजिएगा, और आपको हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगा उसके बारे में आप हमको ज़रूर बताइएगा, और हमारा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ में। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।